ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम राज तिलक में। और लगातार हम काउंटिंग से जुड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त वैशाली, जो लगातार आपको बड़ी खबरों से अवगत कराएंगी और हमारा सहयोग करेंगी। आपको बता दें कि जो उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट थी, चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा न्यूज आवर पर बोले, कहा अयोध्या की राह महाराष्ट्र में बन रही सरकार। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बन रही है। बीजेपी के एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा कारगर साबित हुआ है। पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये बयान आया है। न्यूज आवर पर उन्होंने कहा है कि महायुति की महाराष्ट्र में सरकार बन रही है। बीजेपी के एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा जो है यहाँ पर साबित हुआ है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा न्यूज आवर पर क्या बोले हैं, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा, अब महाराष्ट्र में बम्पर जीत बीजेपी की होती दिख रही है। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री और कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, महाराष्ट्र में बम्पर जीत बीजेपी की दिखी जा रही है। आपने विदर्भ में भी काम किया, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि मानी। बाबा साहब की जन्मभूमि पर ये जो लोकसभा में झूठ बोल के वोट ले आए थे राहुल गांधी, वो लोगों में बड़ा रिएक्शन था कि संविधान की किताब को राजनीति का मुद्दा बनाया और विदेश में जाके फिर उल्टी बात बोल दी। रिएक्शन में वहां पर कर्म भूमि अम्बेडकर जी की, बाबा साहब की, वहां पर अपन देखेंगे जो बांटने की राजनीति राहुल गांधी जी की, जातिगत जनगणना की, मोदी जी का नारा एक रहेंगे शेप रहेंगे, लोगों के सर चढ़ के बोला और भाजपा जीत गई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अकेले अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया है। 128 सीटें करीब जीत के करीब पहुंच गई हैं। क्या बटेंगे तो कटेंगे या एक साथ रहेंगे तो जीतेंगे, ये सब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारे दिए थे वो उसका असर सबका बात है, पर बांटने की राजनीति लोगों ने तौबा कर लिया है। झारखंड में सर फिलहाल बीजेपी पीछे चल रही, 30 सीटें मात्र हैं झारखंड में 81 सीटों में से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती हुई दिखा दे रही। वहां भी एनालिसिस करने की जरूरत है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम उनकी तरह थोड़ी है कि हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी है, धनबल का प्रयोग हुआ, बाहुबल का प्रयोग हुआ। नहीं, जहां हम हारेंगे वहां समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव हो रहे हैं जिनमें मतगणना भाजपा जीतेगी, दोनों यूपी में भी जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी है मध्य प्रदेश में भी दोनों उपचुनाव जीतेगी। महाराष्ट्र में बम्पर जीत हुई है क्योंकि बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। झारखंड में एनालिसिस किया जाएगा क्यों हार का क्या कारण रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश में जो अंतिम परिणाम आएंगे वो क्या होंगे। कैमरामैन हर्ष के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज आवर भोपाल। चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मां की जीत पर बोला बेटा, इरफान सोलंकी के बेटे का बयान सामने आया है। कहा सभी धर्मों ने दिया सपा को वोट, पुलिस से लड़कर जनता ने दिया मत। बेटे ने सभी धर्मों के लोगों का आभार भी जताया है। सीसामऊ में जीती सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी, जीत की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां मां की जीत पर बेटा बोला है। उन्होंने कहा इरफान सोलंकी के बेटे का ये बयान सामने आया। आपको बता दें, इरफान सोलंकी की जो उनको सजा हुई थी, उसके बाद उनकी बीवी नसीम सोलंकी को सीट यहां पर दी गई थी, चुनाव लड़ा और यहां पर वो जीत गई है। उनके बेटे ने यहां पर सभी धर्मों को धन्यवाद दिया है। कहा पुलिस से लड़कर जनता ने अपना मत दिया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं इनके बेटे। खुशी है, ऊपर वाले का पैसा है बस। बाकी सीसामऊ के जनता का शुक्रिया, उन्होंने पुलिस से लड़ के बार जाके वोट डाला। सभी वर्गों का वोट मिला, सब हर तरफ सारे वर्गों का वोट मिला। हर वर्ग को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हर उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तरफ से वोट मिला। इसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको यूपी से बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर काउंटिंग जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा 9 में से 8 सीटें जीतेगी भाजपा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर काउंटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें, यहाँ पर काउंटिंग लगातार जारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा 9 में से 8 सीटें जीतेगी भाजपा। ये बड़ी खबर इस वक्त यूपी से मिल रही है, जहां पर यूपी में 8 सीटें ही शेष बची हैं। बिल्कुल, वैशाली 8 सीटें ही शेष बची हैं और बीजेपी
के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि बीजेपी 9 में से 8 सीटें जीतेगी। बिल्कुल 9 कह भी नहीं सकते। बिल्कुल हाँ, वो 8 कह रहे हैं। अब देखा जाए कि 8 मिल पाती है या नहीं। बिल्कुल, लेकिन 4-4 सीटें थी, एक तरह से कहा जा सकता है। सभी की, सपा की 4 और बीजेपी की 4, एक आरएलडी की थी। तो देखते हैं क्या होता है। सुनिए ब्रजेश पाठक की बात। देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। करहल की सीट पर भी हमने कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी को दी है। क्योंकि उनकी बिरादरी के वोट अधिक है, इसलिए वहां वो बेहतर स्थिति में है। कानपुर की सीसामऊ सीट भी आप देखेंगे अंतिम चरण की गिनती तक भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतेगी। सीसामऊ में बात करी जाए तो अभी समाजवादी पार्टी लगभग 20,000। मैं जानता हूं अभी उनके इलाके के वोट खोल रहे हैं। जैसे ही हमारे इलाके के वोट खोलेंगे आप देखेंगे भारतीय। ये सीसामऊ सीट जीतने के पहले डिप्टी सीएम ने बयान दिया था, यानी कि ये सीसामऊ भी जीत रहे थे जी। लेकिन एक बड़ी खबर, बिल्कुल रोकना चाहेंगे देवेंद्र जी आपको। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां 2 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। बुधनी में भाजपा प्रत्याशी आगे, विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। मुकेश नायक ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, आपको बता दें मुकेश नायक। विजयपुर में काउंटिंग धीमी की जा रही है। विजयपुर में काउंटिंग रोकने की तैयारी, विजयपुर सीट को लूटने की फिराक में है बीजेपी। आपको बता दें कांग्रेस के कार्यकर्ता विजयपुर जाने की तैयारी में लग रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त आपको। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। बुधनी में भाजपा प्रत्याशी आगे है तो विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर आगे चल रहे हैं। आपको बता दें मुकेश नायक ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं मुकेश नायक। विजयपुर में काउंटिंग धीमी गति से की जा रही, उन्होंने कहा विजयपुर में काउंटिंग रोकने की तैयारी की गई है। विजयपुर सीट को लूटने की फिराक में बीजेपी, बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर कि यहां पर विजयपुर सीट को लूटने की फिराक में है बीजेपी। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं यहां पर प्रत्याशी। बड़े तरीके से पहले काउंटिंग धीमी करी और धीमी करने के बाद अभी काउंटिंग रोक दी है और ये तैयारी चल रही है कि 1-2 राउंड के बाद लंच भी होने वाला है, जो कभी होता नहीं। बहुत अनयूजुअल है इस तरह का कोई निर्णय। तो एक तरह से विजयपुर चुनाव लूटने की पूरी तैयारी चल रही है कि लोकतंत्र पर डाका डालें, चुनाव लूट लें और जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। हम ऐसा होने नहीं देंगे। पूरे स्थानीय कार्यकर्ता, पूरे संभाग के कार्यकर्ता, अगर इन्होंने जरा भी बेईमानी करी तो 2 घंटे बाद विजयपुर रवाना हो रहे हैं। और पूरे प्रदेश के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी सहित सारे बड़े नेता और असंख्य कार्यकर्ता, हम सब अगर 2 घंटे बाद अगर ये बेईमानी की, उन्होंने काउंटिंग रोकी, लंच किया तो विजयपुरा रवाना हो रहे हैं। तो ये बीजेपी की बात हो रही थी कि यहां पर लंच हो रहा है। कांग्रेस के मुकेश नायक जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बातें कही कि जो विजय है वो लूटने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जो मुकेश नायक हैं, इन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है और इन्होंने कहा है कि अगर गड़बड़ियां इसी तरह से दिखती रही तो कार्यकर्ता विजयपुर पहुंचने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर मतगणना जारी है। बुधनी में भाजपा प्रत्याशी आगे हैं, विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। मुकेश नायक ने बीजेपी पर धीमी काउंटिंग होने का आरोप लगाया है कि यहां पर धीमी काउंटिंग हो रही है। साथ ही साथ काउंटिंग रोकने की तैयारी में ही है बीजेपी, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। तो विजयपुर सीट को लूटने की फिराक में बीजेपी है, इस तरह के आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता विजयपुर जाने की तैयारी में है। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे इस बड़ी खबरों के बाद, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सुनीता विद्यार्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। गरिमा दसौनी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एक चीज हम ये देखने में आ रहा है कि
बीजेपी से आशा नौटियाल जी चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस से मनोज रावत जी चुनाव मैदान में, मतलब चुनाव अब तो काउंटिंग हो रही है, अब तो मैदान में नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल महिलाओं की संख्या बिल्कुल भी ज्यादा है। यहाँ पर कह सकते हैं हमारे साथ भी वैशाली जी हैं बिल्कुल, और आशा नौटियाल जी बीजेपी से हैं, मनोज रावत जी पूर्व विधायक चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस से हैं, और एक मैं हूं यहाँ देवेंद्र कुशवाहा। चर्चा की शुरुआत करें। महिलाओं की संख्या अधिक है और आशा नौटियाल जी आगे जा रही हैं। देखिए मुस्कुराहट सभी के चेहरे पे है, सभी बहन हमारी हैं, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट अंत तक बनी रहनी चाहिए, हार जीत तो लगा ही रहता है। तो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही हैं सुनीता विद्यार्थी जी, तो ये मुस्कुराहट बनी रहेगी क्या, या कांग्रेस? जी जी बताइए बताइए। मेरा परिणाम है केदार घाटी से श्रीमती आशा नौटियाल जी जो है और जन से बहुत आभारी है, क्योंकि उन्होंने भाजपा से जिस प्रकार से पिछली बार भी अपना पूरा विश्वास जताया और उस विश्वास का कायम रखा, तो हम सबसे पहले वहाँ की जो देशप्रिय जनता है उनका बहुत आभार करते हुए, प्रकट करते हुए बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आशा नौटियाल जी को भारी मतों से वहां पर जिताया और जो भी हमारे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने वहां किए और जिनके लिए संकल्पित है उसमें वहां की जनता ने मोहर लगाई है। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी पूरी टीम जो भाजपा की वहाँ पे प्रत्येक कार्यकर्ता, उन सभी को धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि उनके नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया ये चुनाव रहा। बिल्कुल। गरिमा दसौनी जी, आप क्या कहेंगी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए तो चुनाव नतीजे अभी तक सामने आए हैं वो निराश करने वाले हैं, क्योंकि बहुत मेहनत मशक्कत हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई और नेताओं ने भी एकजुटता का परिचय दिया और कहीं न कहीं केदारनाथ की देवतुल्य जनता ने जो आशीर्वाद और प्रेम हमारे प्रत्याशी और हमारी पार्टी को दिया है, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, कोटि कोटिश्वर धन्यवाद उनको करना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छे खासे वोट मनोज रावत जी को भी पड़े हैं, मतदान किया है लोगों ने उनके पक्ष में। हार और जीत देखिए राजनीति का हिस्सा है और ये लगी रहती है, लेकिन एक क्लियर संदेश केदारनाथ की जनता ने भाजपा को और हम दोनों को दिया है। भाजपा को ये कि राह आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि एक तरफा चुनाव ये कहीं से कहीं तक नहीं रहा। प्रचार जिस तरह का भाजपा के द्वारा किया गया कि नरेंद्र मोदी जी के बहुत दिल के करीब है केदारनाथ धाम और इतने बार वो यहाँ पहुंच गए हैं, अगर उसको दिमाग में रखें तो फिर तो ये चुनाव जो है भाजपा के लिए बहुत आसान होना चाहिए था, लेकिन आसान कहीं से कहीं तक नहीं था। धन बल, सत्ता बल, बाहुबल, शराब दल, हर चीज का खूब इस्तेमाल यहाँ किया गया। तो आप देखिए, एक तरफ प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की पूरी सरकार, उसके साथ सरकारी मशीनरी, और एक तरफ मनोज रावत। तो कहीं ना कहीं स्थानीय चुनावों पर हमने चुनाव लड़ा, स्थानीय मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा, केदारनाथ की जनता, केदारनाथ बाबा के अपमान पर हमने चुनाव लड़ा, और हम इस बात को कह सकते हैं कि हमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। हमारे लिए अभी ये सबक मिला है कि और मेहनत करने की जरूरत है, और हमें लगा था कि केदारनाथ की जनता अपना बदला भी लेगी और केदार बाबा का जो अपमान किया है भाजपा ने पिछले 7-8 सालों में, उसका बदला भी लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसका बहुत अफसोस रहेगा। 2013 की जो गहरी आपदा आई थी, उसके बाद लगातार माननीय हरीश रावत जी ने जो वहां अभूतपूर्व कार्य किए थे, पुनर्निर्माण के, पुनर्स्थापना के, पुनर्वास के, और वहां की आर्थिकी को सफल देने के लिए जो लोगों के पूरे जनजीवन नष्ट को पूरा घाटी थी, उसको जिस तरह से दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया है कांग्रेस की सरकार ने, हमें लगा था कि लोगों को याद होगा कि किस तरह से उनका जो कारोबार है, उनकी जो चारधाम यात्रा में भूमिका है, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से वापस पटरी पर लौटी थी। -50 डिग्री टेम्परेचर में काम किया था कांग्रेस की सरकार में लोगों ने वहां पर, और 1 साल में रिकॉर्ड वो यात्रा शुरू करवा दी थी। तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, निर्दलियों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, वोट कटुआ निर्दलीय साबित हुए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट जो कांग्रेस को मिलने चाहिए थे, वो 9-10 हजार वोट जो है वो निर्दलियों में
बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। ये कोई भाजपा की जीत नहीं है, ये कांग्रेस की हार निश्चित रूप से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं जीता हुआ नहीं मानती, इसलिए क्योंकि ये जो बाकी लोग वोट कटवा के रूप में भाजपा के द्वारा मैनेज किए गए थे और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े किए गए थे, ये उसका प्रतिफल है। जी, ये उसका प्रतिफल है। पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा मिश्रा जी, किस तरह से इस चुनाव को देखती हैं? जैसा कि अभी कांग्रेस की जो हमारे साथ प्रवक्ता हैं गरिमा दसौनी जी, ये कह रही हैं कि ये धन बल का है, बाहुबल का है, शराब बल का है, ये सबका मिला जुला रूप है ये बढ़ाता। और तो किस तरह से, क्या आप किस तरह से देखती हैं इसे? देवेंद्र जी, देखिए, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो आपने भी ध्यान होगा, जब बाई इलेक्शंस होते हैं तो बाई इलेक्शन में हमेशा क्यों कहा जाता है कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो सत्ता पक्ष रहता है उससे अपना धन बल, बाहुबल और जो है प्रशासनिक जितना प्रयोग कर सकते हैं उतना करते हैं। और ये जो है हमने बाई इलेक्शन में, चाहे जहां पे भी उत्तर प्रदेश पे, तो बहुत खुल करके दिखा हुआ है, और केदारनाथ में भी जो है ऐसी चीजें इन्वॉल्व रही है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ देवेंद्र जी, जैसे कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जो वोट कटवा है, जिनको लड़वाया गया, मैं थोड़ा सा उस बात से डिसएग्री करती हूँ। मेरा मानना है कि कोई एक वोट लेने के लिए ही चुनाव लड़ रहा है तो भाई लड़ने दीजिए, चाहे वो वोट काटने के लिए लड़ रहा हो, चाहे जिससे लड़ रहा हो, हम लोकतंत्र में हैं। आपको मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, जो जीते हैं उनको बधाई भी है, और ये बहुत जरूरी है कि धरातल में कहां पर पे रह गए हुए हैं। और हम तो मानते हैं कि जो आप अगर ये देख रहे हैं कि कांग्रेस बाई इलेक्शन में पीछे रह गई है देवेंद्र जी, तो कांग्रेस को बाई इलेक्शन वाली चीजों पीछे नहीं देखी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे धन बल, बाहुबल ये वाकई में इस्तेमाल किए गए हुए हैं। हाँ, कांग्रेस पीछे रह रही है जो महाराष्ट्र में, वो बिल्कुल कंसर्निंग हो रही है, वो कंसर्न वाली बात होती है, वहां पे समीक्षा करने वाली बात होती है, वहां पे जजमेंट जो है ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है कि वहां पे जहां बाई इलेक्शन में हम लोग उत्तर प्रदेश का भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो है आप देखिए कि नहीं ये लिटमस टेस्ट होकर के आ रहा है, तो नहीं भाई, जहां पे जो है एसिड होना चाहिए वहां पे उठा करके आप बेस रख दोगे, फिर बोलोगे लिटमस टेस्ट आएगा, तो नहीं आने वाला है, फिर तो आपने चल बदल दिया हुआ है ना। तो बाई इलेक्शन जहां पे हुए हैं वहां पे सत्ता पक्ष ने ये कार्य किया है और बखूबी किया है, कहीं पर खुल के दिखा है, विपक्ष ने बहुत मजबूती के साथ में दिखाया है, और कहीं पे बिल्कुल पीछे रह गया हुआ है, वो उस तरीके से दिख नहीं पाया हुआ है। और देवेंद्र जी, इस चीज से कोरिलेट करना कि नहीं जो धर्म की नगरी है या धर्म के नाम पे वोट मिल गया हो, तो इस सबसे को भूल जाइए। आपको भी पता होगा कि देवघर जो है झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, पर वहां पर जो है कांग्रेस आगे है, कांग्रेस जीत रही है। यही जो 2024 में अयोध्या हारी हुई थी बीजेपी, तो इस चीज को बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से जो है भाजपा को मिल जा रहा है कि नहीं, भाजपा बड़ा धर्म की बात कर ले रही है। नहीं, भाजपा ना तो धर्म की बात कर रही है, ना नैतिकता की बात कर रही है, भाजपा अनैतिकता की बात कर रही है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुआ है वहां वहां भाजपा ने अपने धन बल, बाहुबल। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपको और मेहमानों को कुछ देर रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे? बड़ी खबर इस वक्त केदारनाथ से मिल रही है। केदारनाथ में 9वें राउंड की गिनती पूरी, बीजेपी की आशा नौटियाल जीत की ओर बढ़ रही है। आशा नौटियाल को मिले हैं 15,833 वोट, मनोज रावत को मिले हैं 12,566 मत। आपको बता दें एक बार फिर कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। सीएम धामी ने सभी को बधाई दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं केदारनाथ से, जहां 9वें राउंड में गिनती जो है पूरी हो चुकी है। बीजेपी की आशा नौटियाल जीत की ओर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आशा नौटियाल को मिले हैं 15,833 वोट। बात करें मनोज रावत की तो उनको मिले हैं 12,566 मत। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं सीएम धामी। बाबा केदार को प्रणाम करता हूं, और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, बाबा केदार को प्रणाम करता हूं। तो बाबा केदार को प्रणाम सीएम धामी कर रहे हैं, और आभार भी। हम अपने मेहमानों की तरफ चलें, अब रुख करेंगे। कल्पना शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। किस
तरह से देख रही हैं इस बाई इलेक्शन केदारनाथ सीट की? जी कल्पना शर्मा जी, सवाल आपसे। जी कल्पना शर्मा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। चलिए, सुनीता विद्यार्थी जी कुछ कहना चाह रही हैं, बड़ी प्रसन्न है। आशा नौटियाल जी आगे चल रही हैं। जी नवे राउंड। बिल्कुल, देखिए मैं आपके अंत महोदय की आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि केदारनाथ विधानसभा के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। आशा नौटियाल जी भाजपा से 5,623 वोट लेकर विजयी हो चुकी है और अभी 9वें राउंड की अपडेट आपकी यहाँ से आ रही थी। पूरे 13 राउंड हमारे कंप्लीट है और कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल वोट जो भाजपा को पड़े हैं वो 23,814 मत पड़े हैं, जिसमें 18,191 कांग्रेस पार्टी को मिले हैं और 9,303 जो है वो त्रिभुवन को पड़े हैं। तो यहाँ पे भाजपा ने 5,623 वोटों से विजयी होकर भाजपा का परचम लहरा दिया है। ये बात मुझे यहाँ पे रखनी थी। जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही अपडेट दिया है। हमारे संवाददाता पीछे रह गए हैं। हाँ कोई बात नहीं। कुछ घोषित जो हो चुका, अगर जो सीट आपके खाते में चली गई, इसको किस रूप में मानती हैं? क्या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या फिर कटेंगे बटेंगे? ये जो नारे चल रहे थे, इस किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? देखिए हमारे उत्तराखंड में खासकर बात कहूँ तो इस तरीके के कोई नैरेटिव नहीं है और नैरेटिव तरीके की जो कांग्रेस पार्टी ने जरूर इसको नैरेटिव बनाने की कोशिश करी और बहुत दुष्प्रचार किया। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि केदारनाथ भगवान के मंदिर को जो है ये बौराड़ी ले गए, जबकि खुद ये पकड़े गए बसई में जब इनके हरीश रावत जी वहां पे बद्रीनाथ धाम का उद्घाटन कर रहे थे, तो इन्होंने तमाम दुष्प्रचार करने की कोशिश करी, लेकिन औंधे मुंह गिरे। और यहाँ पे जो देखिए केदार घाटी की जनता जो है, मैंने पहले भी कहा कि देश तुल्य जनता सब जानती है कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जब आपदा वहां पे हुई थी तो उस वक्त भी ये पीछे हट गई थी। 4-5 दिन तक तो इनके ना तो तत्कालीन मुख्यमंत्री की, ना इनकी पूरी टीम को, ना शीर्ष नेतृत्व को कहीं पे आता पता ही नहीं था कि इतनी भयंकर आपदा वहां पे हो चुकी है। और उसके बाद अगर इनके विधायक उस टाइम पे जो इनके लोग थे, अगर वो केदार घाटी गए तो सिर्फ वहां पे अपनी संपत्ति को देखने गए कि उनके होटल जो है वो ढह तो नहीं गए, वो बचे ही या नहीं बचे, सिर्फ इस चीज का अपडेट लेने गए। तमाम पूरे विश्व से वहां श्रद्धालु आते हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं, उनकी लाशों के अंबार लगे थे। तो उस वक्त जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो इतना भयंकर खेला था, तो जनता जो है बहुत त्रस्त इनसे हुई थी और जनता ने उसी दिन ठान लिया था कि इस पार्टी को कहीं से भी टिकने नहीं देंगे। और आप उत्तराखंड की बात नहीं, पूरी महाराष्ट्र की बात ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी हर जगह हार रही है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी की देख लीजिए क्या गति है, दुर्गति मैं कहूंगी कि कहीं पे भी ये आगे इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि ये बहुत ही दोहरे चरित्र वाले हैं। जब देखो तब इनको धार्मिक मुद्दों पे अपनी रोटियां सेंकनी है और वो भी झूठी। कभी तो ये जनेऊ धारण करके गंगा स्नान करने पहुंच जाते हैं और कभी उसी गंगा आपने यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने बुलाया है क्या? पिछले 15 मिनट से बोल रही है और जनता ने क्या कर रहे हो आप एंकर महोदय? और इनको औंधे मुंह दुष्प्रचार करते हैं और देवी देवताओं का अपमान करते हैं। और ये बहुत सही बात है कि ये कोई गलत नहीं है। एकता में बंद कर रहना भारत का नहीं है, पुराना है। आप एक वक्ता को 8 मिनट ऐसे बोलने देंगे? हमारे भारत के विवेक है या गरिमा जी कोशिश करेंगे तोड़ने की कोशिश करेंगे, धैर्य रखिए, क्षेत्रवाद पर, जातिवाद पर, जनगणना धैर्य रखिए। आपके पास ये बताइए होना था बहुमूल्य समय हम भी देकर बैठे हैं यहाँ बोलने के लिए बैठे हुए हैं। झारखंड में इनको मुंह की खानी पड़ रही है। ठीक है, पार्टी महाराष्ट्र ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, 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 ठीक है। गरिमा जी के पास आ रहे हैं। ठीक है, गरिमा जी के पास आ रहे हैं। जी गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, ठीक है जी। विद्यार्थी जी, सुनीता जी अब सुन लीजिए। ठीक है, जीत की आपको बधाई और आप इस मिठाई खाइए
और मिठाई कांग्रेस में भी भेजिए, सपा में भी भेजिए, पत्रकार महोदय को भी भेजिए। अब गरिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं, बिल्कुल आपका जवाब देना चाह रही हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। इनकी बबलाहट लाजमी है भारतीय जनता पार्टी की। अभी ताजा बद्रीनाथ धाम गवाए हैं हमारे हाथों, अभी ताजा मंगलौर खोकर बैठे हैं। इतना बढ़िया इनका यहाँ प्रदेश में अगर चारों तरफ इनका विकास कार्य चल रहा है तो दो चुनाव को अभी 2 महीने पहले खोकर बैठे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि बड़ी भोली सुनीता जी, ये तो कार्यालय में बैठी रही, सुनीता जी, क्या पता कितने ट्रकों से और बसों से दारू में बांट दी गई, कितने सुनीता जी सुन भी लीजिए। यहाँ सत्ता बल का और प्रशासनिक बल का प्रयोग किया गया, पूरी सरकारी मशीनरी झोंक दी गई और दुरुपयोग किया गया अपनी पावर का। नहीं, सुनीता जी, सुनीता जी, ये अपनी बारी में भी बोलेंगे, सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, केवल मुंह भगवान ने सुनीता जी, बोलने देंगे। सुनीता जी, सुनीता जी, धैर्य रखिए। बोलेंगी पूरे डिबेट को, ये खरीद लेंगी, ये पूरे चैनल को खरीद लेंगी। नहीं, मेरा चैनल कोई नहीं खरीद सकता जी। नहीं, सुनीता जी धैर्य रखिए, अपनी बारी में बोलिएगा। गरिमा जी को बोल लेने दीजिए, गरिमा जी को बोलने दीजिए। जीत तो गई है आप, जीत तो गई है, बधाई तो जी। अभी जी जी, पूजा जी भी कुछ कहना चाह रही हैं जी। पूजा जी आ रहे हैं, गरिमा जी अपनी बात पूरी कर लें जी जी। सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी थोड़ा सा शांत रहिए, हमें ऑडियो डाउन ना कराना पड़े बहन, थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है। गरिमा जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद पूजा जी के पास आते हैं। देखिए मर्यादा आती तो बात ही क्या थी। मैं यही तो कह रही हूँ, बड़ी भोली भाली है सुनीता विद्यार्थी जी, या फिर शो कर रही है जैसे इनको कुछ पता नहीं। 57-47 का बहुमत यहाँ की जनता ने इनको दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, और किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ हमने पहले दिन से देखा। यहाँ सरकारी बसों में जो है भाजपा के प्रत्याशी की प्रचार सामग्री जा रही थी, यहाँ शराब से लदी हुई एक गाड़ी पकड़ी गई, चारों तरफ हल्ला मच गया, फेसबुक लाइव हुआ और पता चला उसके ऊपर लिखा था भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के कि वो गाड़ी थी। और उसके बाद मैं तो केदारनाथ की जनता के लिए अफसोस जताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। 2013 की आपदा के बाद जिस व्यक्ति ने, जिसकी सरकार ने आपका कारोबार दोबारा शुरू करवाया, आपकी आजीविका पेट पर लाल की प्राकृतिक आपदा की वजह से, वो सारा काम जिस सरकार ने कराया आप वो भूल गए। और आज आप वोट देने के लिए भाजपा में गए हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सहन शक्ति अभी इस देश की, इस प्रदेश की और केदारनाथ की जनता की काफी ज्यादा सहन शक्ति है कि इनको बेरोजगारी भी ये झेल ले रहे हैं, पलायन भी झेल ले रहे हैं, अपनी माँ बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म भी झेल रहे हैं, जंगली जानवरों का आतंक भी झेल रहे हैं और बेरोजगारी और महंगाई भी झेल रहे हैं। तो मुबारक हो केदारनाथ की जनता को नया जनप्रतिनिधि और भाजपा को ये नई जीत, बहुत मुबारक जी। पूजा जी, पूजा मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। चलिए रोकेंगे आपको। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको महाराष्ट्र से। इस वक्त बड़ी खबर, घाटकोपर सीट से बीजेपी कैंडिडेट जीत गए हैं। बीजेपी कैंडिडेट पराग शाह 34,999 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र से, जहां पर इस वक्त ये बड़ी खबर, घाटकोपर सीट से बीजेपी कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली। बीजेपी कैंडिडेट पराग शाह 34,999 वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर ली। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में भी बीजेपी कैंडिडेट्स यहां पर जीत हासिल कर चुके हैं। पराग शाह 34,999 वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो चलिए अपने मेहमान के पास चलते हैं। पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद कल्पना शर्मा जी के पास भी जाना है। उस बार हमारी आवाज नहीं जा पा रही थी जी। पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं जल्दी से। जी, केदारनाथ में जो है डिफरेंस कितना आया वोट का, जो उन्होंने कहा कि विजयी हुई है? आई थिंक मुझे तो सुनाई दिया 5,000 शायद। जी 5,000 कुछ जी। तो हाँ जी।
तो मुझे लगता है विजय भाषण इस कदर चल रहा था जैसे कि 5 लाख का जो डिफरेंस आया हुआ है, और आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो पीछे नहीं रहे हैं। वेंडर काउंटिंग में हम लोग रहे हैं आरोप, तो जो है अरे भाई माना कि जीता तो आप सबका अधिकार। अरे धैर्य रखिए बहन जी। सुनीता विद्यार्थी जी, अरे सुन तो लीजिए आराम से मैं सुन रही थी, आप मेरा अधिकार खाने के लिए आ जा रही हैं। सुनीता जी, बहन सुनीता जी निवेदन कर रहे हैं हम आपसे, सुनीता जी निवेदन कर रहे हैं हम आपसे। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब उपचुनाव में आपने जीती 3 सीट, 1 सीट जीती कांग्रेस। बड़ी खबर, बरनाला में बागी की वजह से आप जीत से चूकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब उपचुनाव में आपने 3 सीटें जीती हैं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है, और बरनाला में बागी की वजह से आप जीत से चूक गई है। तो ये पंजाब से बड़ी खबर आपको बता रहे थे। पुनः अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं, जल्दी से अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। पूजा मिश्रा जी कुछ कह रही थी, और सुनीता विद्यार्थी जी से निवेदन है कि पूजा जी को अपनी बात रख लेने दीजिए प्लीज। जी पूजा जी। तो आप ये मान के चलिए कि जब वो एक शब्द बोलेंगी तो इन्होंने बोला ना, समाजवादी पार्टी इतनी सक्षम तो बनाई है हमें कि जो कोई एक शब्द बोले तो हम 4 शब्द जो है बोल सकते हैं। आपको भी पता होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाई इलेक्शन में हमने 314 जो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को दिए, वोट प्रतिशत को प्रभावित किया जा रहा था, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिया, 2 बजे के बाद में कार्रवाई होती है, पुलिस लोगों को जो है हटाया जाता है, और उसके बाद में वोट प्रतिशत बढ़ता है उत्तर प्रदेश में। तो ये दिख रहा है 5000 की जो हुई जीत है वो आपको मुबारक, ये 5000 जनता को आप धन्यवाद करिए, पर आप उनको नहीं जो है अलग कर सकती हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया हुआ। ये आपकी रणनीति, आप सोचे कि साम दंड भेद न जाने किस स्तर तक आप गिरे हैं, उसके बाद में आप सिर्फ 5 का मार्जिन जो है कर पाए हुए हैं, और उसमें भी आप घमंड कर रहे हैं। ये बड़ी बेशर्मी की बात है। इतनी बेशर्मी ना सिर्फ उसके सत्ता पक्ष के पास में है, और ये बीजेपी सत्ता पक्ष इस कदर निकली हुई है कि वो बेशर्मी कर लेते। चाहे दारू पकड़ी जाए उनकी गाड़ी में, कोई बात नहीं है, गाड़ी में जो है अगर पैसे पकड़े जाते हैं ना 500 तो कहेंगे कि नहीं ये हमारा नहीं है, मेरी बेटी के नाम पे भले गाड़ी है लेकिन ये हमारा नहीं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, बिना तावड़ी जो है दूसरे विधानसभा में जाकर के पैसे मांग रहे होते हैं, उनके में पैसे उठते हुए दिखते हैं, बोलते नहीं भाई साहब इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। अडानी को पैसे देते हैं, अडानी भाई साहब को जो है लगातार विदेशों में जो है जलील किया जा रहा है, भाई साहब हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इन्होंने ठान रखा है कि आप सोचिए ये इस कदर जो है हक मारने पे आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को वोट नहीं डालने दे रहे थे। अगर आप जैसे मीडिया कर्मी नहीं होते, रिपोर्टर्स नहीं होते, तो ना जाने कितने वोटर्स को जो है वोट डालने नहीं दिया जाता। मैं तो धन्यवाद दूंगी मीडिया कर्मियों का, वोटर्स का, कि वो जाकर के डीएम से भी लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत आसान रहा होगा जब डीएम उनसे कह रहा हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुमको क्या जरूरत है यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए, तुमको देख करके रुक गए हुए हैं। तो ये दिखा है 5000 आपको जो दिख रहा है ना, आप सोचिए आप ये वही हालात है कि अर्जुन के रथ पे कृष्ण भी है, हनुमान जी भी हैं, उसके बाद में सिर्फ जो है 1 योजन जो है आप देख रहे हो करण के रथ को, इस तरीके के हालात हो रखे हुए हैं। तो ये घमंड रखिए, घमंड अच्छा जगह नहीं रखना है, आप रखे रहिए। चलिए कल्पना जी ठीक है, कल्पना जी के पास जाना चाहते हैं। जी कल्पना जी कुछ कहना चाह रही हैं। बिल्कुल आप दोनों की बात सुन ली, कल्पना जी की तरफ रुख करेंगे, कुछ कहना चाह रही है, आप दोनों के पास वापस आएंगे। जी कल्पना जी कहिए। देवेंद्र जी, एक सबसे बड़ी बात इन सारे इलेक्शन में जिस तरह से सब अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, सीट का श्रेय देने से बचने के लिए बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारी चीजें अक्सर सत्ता पक्ष पर लगाए जाते हैं। लेकिन क्या ये विषय चिंता का नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा स्टेटमेंट कि राहुल गांधी ने दिया हो जो आपको हमको याद हो, टोल का विषय ना बना हो, जिसको लेकर के गंभीरता से कोई चर्चा की जा सकती हो। चाहे महाराष्ट्र की मैं बात कर लूं, चाहे आप झारखंड में अपने दम पर वहां भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं, कांग्रेस का बहुत परसेंट इस तरह से नहीं है, चाहे मैं उत्तराखंड की, चाहे मध्य प्रदेश की एक चीज जरूर थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जहां जीत की तरफ आप जाते हैं वहां आप जरूर राहुल गांधी को श्रेय देते हैं। क्या कारण है कि राहुल गांधी को इस सारी हार के लिए भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? पूरी टीम जाकर के वायनाड में लग जाती है, जबकि पहले से ही वो जीती हुई एक सीट थी कांग्रेस की, बाकी सारे क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया जाता है, राज्यों के प्रति इस तरह से रवैया नहीं होता है। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए?
हर बार ईवीएम पर ठीक रफो देना, जीत का श्रेय खुद ले लेना, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे मैं सपा की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, ये जो तरीका है मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से उचित नहीं होना चाहिए। सत्ता देखिए, राजनीति का अर्थ क्या होता है? राजनीति का अर्थ ही होता है शान दान दंड भेद। जब सत्ता पक्ष में बैठी हुई पार्टियां उस तरह से काम करती है, विपक्ष के पास अपनी रणनीति होनी चाहिए, जनता के पास जो विजन ले जाने की बात होनी चाहिए। मेहमानों को रोकना चाहिए, कुछ देर रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केदारनाथ से विधानसभा सीट पे जीती आशा नौटियाल ने जीत हासिल कर ली है। आशा नौटियाल जीत गई है। आशा नौटियाल को मिले 23,123 वोट। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें को 18,031 वोट मिले हैं, यूकेडी को 1,300 ये वोट मिले हैं, प्रदीप रूढ़ियाल को 477 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा चुनाव में आशा नौटियाल ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी की आशा नौटियाल जीत चुकी हैं। आशा नौटियाल को मिले हैं 23,130 वोट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवेंद्र जी। बिल्कुल, आशा नौटियाल जीत चुकी हैं। कांग्रेस को यहाँ पर मिले 18,031 वोट, यूकेडी को मिले हैं 1,301 वोट और प्रदीप रूढ़ियाल को मिले हैं 477 वोट। तो आप देख सकते हैं कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव जो सीट से आशा नौटियाल जीती हैं, 23,130 वोट इनको मिले हैं, 23,130 वोट इनको मिले हैं और 28,000 माफ कीजिएगा 18,031 वोट कांग्रेस को मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो 5,000 के आसपास की बात कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो यहाँ पर 23,130 वोटों से जीत हासिल कर चुकी हैं आशा नौटियाल, जिस पर आप चर्चा कर रहे थे अभी देवेंद्र जी। आशा नौटियाल को जीत हासिल हो चुकी है। बड़ी खबर केदारनाथ से मिल रही है। कांग्रेस को मिले हैं 18,031 वोट, यूकेडी को मिले हैं 1,301 वोट और प्रदीप रूढ़ियाल को मिले हैं 477 वोट। तो ये आशा नौटियाल यहाँ पर जीत गई है। बता दें, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव सीट जीत चुकी है ये आशा नौटियाल। बीजेपी के आशा नौटियाल जो है सीट जीत चुकी है। 23,130 वोटों से उन्होंने जीत यहां पर हासिल कर ली है। मनोज रावत 2022 में भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस से और हार का सामना करना पड़ा था। उस समय शैला रानी रावत विजयी हुई थी और इस बार आशा नौटियाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब हमारे साथ केदारनाथ से हमारी संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ चुकी हैं। जी अर्चना, अभी जो भी खबरें आ रही हैं ये कि यहाँ पर आशा नौटियाल को जीत मिली है, क्या रंगत दिख रही है बीजेपी के खेमे में, कांग्रेस के खेमे में क्या रंगत दिख रही है अर्चना? जी, मैं आपको पहले तो बताना चाहूंगी कि केदारनाथ उपचुनाव पर आशा नौटियाल जी बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने 5,099 वोटों से जीत हासिल की है, वहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि खुशी की लहर पूरे उत्तराखंड में छाई हुई है कि बीजेपी केदारनाथ से जीत चुकी है। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। तो खुशी की लहर तो होगी ही बीजेपी के खेमे में, लेकिन निराशा कितनी दिख रही है कांग्रेस के खेमे में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, यही प्रत्याशियों द्वारा ढोल नगाड़ों से जब लास्ट में आशा नौटियाल जी पहुंची हैं तो ढोल नगाड़ों के साथ ही बीजेपी के लिए जय श्री राम के नारे गूंजते हुए नजर आए। वहीं पे आपको बता दें सीएम धामी द्वारा भी अपडेट दिया गया, सभी मीडिया को बताया गया कि इनके आशा नौटियाल की जीत पर खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री द्वारा बधाई दी। जी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हालांकि और भी पटाखे और जुलूस वगैरह भी अगर जो निकाले जाते हैं तो उस पर भी नजर रखिएगा। हम अपने मेहमानों की तरफ लौटते हैं और वैशाली, जैसा कि अभी जो कल्पना शर्मा जी बातचीत कर रही थी बिल्कुल बड़े जुझारू अंदाज में, तो उनका जवाब हम चाहेंगे कि गरिमा दसौनी जी दें।
विपक्ष के भी धर्म बता रही थी। जी गरिमा दसोनी जी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, तो पूजा जी आप ही। जी पूजा मिश्रा जी। जो है हार की जिम्मेदारी कौन लेगा जी? हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, जीत की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए देवेंद्र जी, बड़ी विडंबना ये हो जाती है ना कि अभी तक यही नहीं समझ पाए हैं लोग कि सवाल सत्ता पक्ष से किया जाता है, विपक्ष से नहीं किया जाता है। और भी वो सत्ता पक्ष जो है तीसरी बार आ रखी हुई है सरकार में, और न जाने मैक्सिमम स्टेट पे उनकी सरकार है, फिर भी आप कहती है कि हार की जिम्मेदारी। तो क्या लगता है कि आपको बुलाया जाता है हार की जिम्मेदारी लेने के लिए? अगर हार की जिम्मेदारी वही लेते हैं तभी जब बैठ करके देवेंद्र जी और जो है जितने भी एंकर्स हो रहे होते हैं वो बैठ करके उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। हम जैसे लोग भी कह रहे होते हैं, हम भी कहते हैं हरियाणा में जो है वो शैलजा जी और हुड्डा जी का जो है प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए, इसीलिए हरियाणा जीत लिए, चली गई भाजपा के खाते में। तो आपको क्या लगता है उनके बिना जिम्मेदारी लिए जो है बार जो है राहुल गांधी जी की बात की जाती है, वो उनके पास ही जिम्मेदारी होती है, जीत की भी उनके पास ही, हार की भी जिम्मेदारी होती है। तभी आप अभी आपने प्रश्न किया ना कि हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, यही तो जिम्मेदारी है। आपने और कोई प्रश्न नहीं कर लिया कि ये क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो क्यों नहीं, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो जिम्मेदार है, इसलिए आप प्रश्न कर रही है। और जो है इस चीज से निश्चित रहिए कि विपक्ष अपना कार्यभार संभाल रहा है, अच्छे से संभाल रहा है। हाँ, चिंताजनक मुझे लगता है देवेंद्र जी है महाराष्ट्र का चुनाव, और मैं बार मुझे वही चिंता दिखाई जा रही है। हमारा जो है हो रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे तो हमारे प्रत्याशी ने बोल दिया कि हम काउंटिंग में नहीं जाएंगे। अगर इस कदर जो है बेईमानी हुई है उत्तर प्रदेश में, तो हमें तो पता है कि नैतिकता का कितना तार किया गया हुआ, महिलाओं को बंदूक से डराया गया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को आप मानिए, अगर आप अपोजिशन को नहीं मान रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 7 पुलिस कर्मियों को अगर तुरंत निलंबित किया है, तो इसका मतलब है कि वहां पे किस तरीके की व्यवस्था की गई होगी, किस तरीके से जो है सत्ता प्रशासन का इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये हुआ है। तो महाराष्ट्र का चुनाव मुझे लगता है कि वो सबके लिए एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसपे बिल्कुल दिमाग आपको घूम रहा है। या तो जो है विनोद तावड़े का कार्य कर गया हुआ है, या फिर इनके विधायक के गाड़ी में जो पैसे वो गए हुए थे वो कार्य कर गया हुआ है। क्योंकि विजन और मैनिफेस्टो अगर देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी का, मैं अगर खुद को साइड लाइन करती हूँ पॉलिटिक्स से, तो भी महाविकास अघाड़ी का बिल्कुल विजन क्लियर है। वो तो ठीक है, महाराष्ट्र में जो हुआ है वो हुआ है। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, महाराष्ट्र में जो हुआ है वो हुआ है। यहाँ क्या कार्य कर गया है, बीजेपी जीती है। चलिए रोकना चाहेंगे, पूजा जी आपके पास वापस आएंगे, रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे? बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे विजयपुर से, जहां विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग खत्म हो गई है। विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी हार गए हैं, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा की जीत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा यहाँ पर वो जीत चुके हैं। अब रामनिवास रावत वन मंत्री हैं, उनका क्या होगा? बिल्कुल रामनिवास रावत सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल हार गए हैं रामनिवास रावत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी रामनिवास रावत यहाँ से जो है ये हार गए हैं, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से जीत गए हैं। ऐसे में अब रामनिवास रावत वन मंत्री हैं, इनका क्या होगा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल रामनिवास रावत हार चुके हैं, मंत्री का पद छोड़ेंगे या फिर क्या करेंगे? कांग्रेस का गढ़ विजयपुर। इस खबर पर हमारे भोपाल संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, विजयपुर में कांग्रेस की जीत हुई है और उत्साह तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जो रामनिवास रावत जी हैं उनका क्या होगा? चुनाव हार चुके। बिल्कुल देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये हार एक मंत्री की भी है और सरकार की भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वन मंत्री रहे रामनिवास रावत और उनकी हार हुई है विजयपुर सीट से 7,000 से अधिक मतों से रामनिवास रावत हारे हैं और इसका जश्न भी कांग्रेस में शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ ये जलेबियां देख सकते हैं, जलेबियां बटनी शुरू हो गई, जलेबियां रखी हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरों में देखिए मीडिया विभाग के अध्यक्ष एक दूसरे को जलेबी खिलाते हुए, तो यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में एक चीज हम देख नहीं, यहाँ पर देखने वाली, नोटिस करने वाली बात है, पहले लड्डू खिलाए जाते थे, अब जिलेबी खिलाए जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए सुबह से बीजेपी कार्यालय में जलेबी बनना शुरू हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने अब जलेबी एक दूसरे को खिलाना शुरू हो गया है। तो बनी कहीं और है और बट कहीं और रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरह से दावा किया था कि दोनों सीट जीतेगी, बावजूद इसके कांग्रेस ने बीजेपुर सीट जीत लिया है। बीजेपुर का परिणाम आ गया है उपचुनाव का, इसलिए कांग्रेस कार्यालय में लगातार जश्न है और जलेबी बंटना शुरू हो गया है। एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। कम से कम लड्डू नहीं तो जलेबी चल रही है अब, और जलेबी से ही प्रसन्नता, खुशी का इजहार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर वडाला से इस वक्त मिल रही है। बीजेपी उम्मीदवार 24,973 वोटों से जीत गए। महाराष्ट्र वडाला से बीजेपी उम्मीदवार जीत गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें बीजेपी उम्मीदवार 24,973 वोटों से जीते। महाराष्ट्र वडाला में बीजेपी की शानदार जीत यहां पर है। कालिदास कोलंबकर को मिले हैं 24,973 वोट। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वडाला से बीजेपी उम्मीदवार 24,973 वोटों से जीत चुके हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।